22 तारीख के बाद से देश एक नई चुनौती के सामने खड़ा था। 22 तारीख के बाद देश एक नई परिस्थिति से जूझ रहा था, लेकिन देश ने हार नहीं मानी और डटकर न सिर्फ इस परिस्थिति का सामना किया बल्कि पाकिस्तान यानी कि आतंकिस्तान को चुटकियों में धूल चढ़ा दी। पीएम मोदी की रणनीति और भारतीय सेना के इस दम को न सिर्फ पूरी दुनिया ने देखा बल्कि भारतीय जवानों का, सेना के शौर्य का और भारत में बन रही हथियारों का लोहा भी माना। सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं, सैन्य मोर्चे पर भी पीएम मोदी, पीएम की रणनीति, भारतीय जवान, सेना का शौर्य हिट नजर आया। और अगर सियासी पिच पर देखा जाए तो विपक्ष ने जिस तरह से सवाल उठाए, उन सवालों को ही विपक्ष, उन सवालों पर चारू खाने चित नजर आया। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की बैठक हुई है। इस बैठक में जाति जनगणना और ऑपरेशन सिंदूर का प्रस्ताव पास हुआ, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर कोई टाइम लिमिट वाला ऑपरेशन नहीं था। बार बार भारत की सरकार, पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर एक नई नीति है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत का प्रण है और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर का प्रस्ताव पास किया गया। और एनडीए में पहुंचे तमाम नेताओं ने, इस बैठक में पहुंचे नेताओं ने सेना के शौर्य को जमकर सराहा। इतना ही नहीं, एनडीए की बैठक में 2024 के विकास एजेंडे पर भी चर्चा हुई। एनडीए के नेताओं के साथ पीएम मोदी के इस बैठक के क्या मायने हैं, क्या संदेश देने की कोशिश की गई है, क्या विपक्ष मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक से बैकफुट पर है, इसी पर आज डिबेट करेंगे। लेकिन उससे पहले जेपी नड्डा ने बैठक को लेकर क्या कुछ कहा, वो सुनवाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो हमारे फौज के, हमारे आर्मी ने, हमारे आर्मी के जवान्स ने जो देश की सेवा की है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई। और जो हमारी आर्मी है जिसने अपना पराक्रम दिखाया है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई है। भारत को हमें तीव्र गति से विकसित भी बनाना है, सशक्त रखना है, सामर्थ्यवान बनाना है और इसके साथ साथ हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। और सवाल आज इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरा देश, देश के दुश्मनों पाकिस्तान और आतंकिस्तान के खिलाफ नजर आ रहा है। तो क्या बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर नया प्लान चर्चा किया गया? पीएम मोदी के फैसलों से आखिर विपक्ष को क्या परेशानी है, विपक्षी नेता क्यों परेशान है और एनडीए नेताओं को पीएम मोदी ने क्या संदेश दिया? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ है। नीति शर्मा, नेता बीजेपी, डॉक्टर रंजीत कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस, सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, संजय मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक और एडवोकेट संजीव नसियर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रंजीत जी डिबेट की शुरुआत आपसे कर रहा हूं कि एक तरफ एनडीए जहां पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एकमत नजर आ रहा है, आश्वस्त नजर आ रहा है, सरकार के साथ नजर आ रहा है, तो विपक्ष क्यों बटा नजर आ रहा है? विपक्ष क्या विपक्ष देश के साथ नहीं खड़ा हो पा रहा, ऑपरेशन सिंदूर के साथ नहीं खड़ा हो पा रहा है? नहीं, देखिए, विपक्ष लगातार ऑपरेशन सिंदूर की पूरी प्रक्रिया में सरकार के साथ और हमारे आर्मी के शौर्य के साथ खड़ी रही है। और उस समय से आपको ध्यान होगा, जितनी भी सर्वदलीय बैठकें हुई, यद्यपि प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय बैठकों से भागते रहे और लगातार विपक्ष इस पर सवाल उठाता रहा कि प्रधानमंत्री जी को सर्वदलीय बैठक में स्वयं भी आना चाहिए, लेकिन वो तो इसमें अपनी तौहीन समझते हैं, तो उन्होंने उसमें अनुपस्थित रहना ही बेहतर समझा होगा। लेकिन एक बात आप देखें कि पहले दिन से हमारे आदरणीय नेता श्री खड़गे साहब, श्री राहुल जी, सब ने बार बार ये कहा कि हम पूरी तरह से अपने देश की सेना, नहीं वो तो कह रहे थे, लेकिन परिस्थिति में अपनी लेकिन वो के साथ खड़े हैं। खड़गे साहब कह रहे थे कि भाई छुटपुट युद्ध लड़ लिया इन लोगों ने।
या फिर आप अजय राय को ले लीजिए, जिन्होंने राफेल पर नींबू मिर्ची लटका दिया, जो वीडियो पाकिस्तान में जाकर बहुत वायरल हो गया। आपकी पार्टी के शीर्ष नेता राहुल जी ने सवाल पूछा कि भाई कितने राफेल मार गिराए, बताइए हमें कितने फाइटर जेट मार गिराए गए। तो ये मैं ये कह रहा हूं, देश की इंटेग्रिटी, देश की संप्रभुता एक तरफ है ना, पार्टी पॉलिटिक्स तो हम लोग यानी कि देश के अंदर आप लोग करते रहेंगे। देश की एकजुटता पर सवाल होगा तो फिर इसको क्वेश्चन किया जाएगा। मैं यही सवाल संजीव मिश्रा जी आपसे लेना चाहूंगा, दोबारा कनेक्ट करूंगा सर आपको, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही थी। संजीव मिश्रा जी। नहीं, देखिए, विपक्ष कहीं परेशान नहीं है और मैं अपने आप में इस सवाल को ही गलत साबित करने का प्रयास करूंगा, कीजिए। क्योंकि विपक्ष हमेशा ही सरकार के द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में पूरी विपक्ष और उनका बयान एक ही था कि एक मुश्त हम सरकार के साथ हैं, सरकार के निर्णय के साथ हैं। तो इसके अलावा विपक्ष को क्या करना चाहिए साथ देने के लिए? दूसरी बात, जब तक आपने पाकिस्तान से लड़ाई की, जब तक वार चला, जब तक मीडिया में इस्लामाबाद तक कब्जा किया गया, तब तक विपक्ष चुप रहा, कुछ नहीं बोला। लेकिन एक विपक्ष की जिम्मेदारी है, आप यदि किसी काम को कर रहे हैं, आप यदि आज इस सौर की बात की जा रही है, हमारे बयान को यदि ये कह दिया जाए कि आप सवाल मिलिटेंट पे उठा रहे हैं, तो मैं नहीं उठा रहा हूं। हमारे सेना पे गर्व है, पूरे भारतीयों को गर्व है, लेकिन सरकार से भी सवाल नहीं पूछा जाए, ये तो संभव नहीं है। सरकार को जवाब देना चाहिए। और ये बार बार विपक्ष पूछ रहा है कि एक ट्वीट अमेरिका से आता है, ठीक उसी समय सीज फायर की घोषणा क्यों की जाती है? यही तो सवाल है। सरकार को आना चाहिए था और बताना चाहिए था कि भाई हमने ट्रंप की बात को मान लिया, ट्रंप ने हमें आदेश दे दिया या हमें धमकी दे दी, जैसा ट्रंप का बयान आया। या प्रधानमंत्री जी या विदेश मंत्री जी को बाहर आकर बोलना चाहिए था कि नहीं, ट्रंप आप अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए, आपके किसी भी बयान से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम पाकिस्तान से सीज फायर नहीं कर रहे जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं हो जाता, या जब तक कि वहां के आतंकवादी भारत को नहीं सौंप दिए जाते हैं। कहां विपक्ष में फूट है? दूसरी बात आपने कहा एनडीए एक है, विपक्ष बिखरा हुआ नजर आ रहा साहब? सारा विपक्ष एक साथ सवाल पूछ रहा है और जिस तरह से पूरा विपक्ष एक साथ उस वक्त एक मुश्त होकर सरकार के यही सवाल तो पाकिस्तान भी पूछ रहा है 140 करोड़ भाई। यही सवाल तो पाकिस्तान भी पूछ रहा है, जो विपक्ष पूछ रहा है। और आपने जो बात की कि भाई विपक्ष एक साथ है, आप लोगों ने लोकसभा चुनाव के पहले, मतलब आप लोगों ने नहीं, आप तो खैर राजनीतिक विश्लेषक हैं, इंडिया गठबंधन ने कितनी बैठकें बुलाई? मुंबई में बैठक हुई, पटना में बैठक हुई, बैठकों का सिलसिला चल पड़ा था। विपक्ष भी एक बैठक बुला लेता और साथ में बैठक करके मंथन कर लेता। इंडिया अलायंस ही, जो इंडिया अलायंस सो कॉल्ड अभी तक जीवित है बकौल आप लोगों के, वही एक बैठक बुला लेता। चलिए सर्वदलीय बैठक नहीं हुई, हम भी सब बैठकर ऑपरेशन सिंदूर की सराहना कर देते हैं, उस पर एक प्रस्ताव पास कर देते हैं। पाकिस्तान में इसके लिए भी सरकार की परमिशन चाहिए। पाकिस्तान में तारीफ तो प्रधानमंत्री जी की ज्यादा होती है, क्योंकि बिना बुलाए वो शाहनवाज अपने पाकिस्तान के उस वक्त के प्रधानमंत्री के पास पहुंच जाते हैं, मित्र के पास पहुंच जाते हैं, उनके बर्थडे पार्टी पे चले जाते हैं, चाहे बिरयानी ही खाने चले गए हों, उनकी इच्छा है, सॉल भी उड़ा करके आ जाते हैं। तो क्या पाकिस्तान में चर्चा नहीं हुई थी प्रधानमंत्री जी की? बिल्कुल चर्चा हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहा हूं। चर्चा तो होगी ना पाकिस्तान सर, पाकिस्तान की चर्चा आप भी तो करते हैं। आप रोज कहते हैं कि वो कंगाल हो गया, पानी के लिए तरस गया, ये खबर कहां से आ रही है? पाकिस्तान की खबर आप भी चला रहे हैं, पाकिस्तान के पास भी मीडिया है, उनकी भी खबर भारत की चला रहे हैं, वो भी आप उनको कंगाल बताते हैं, वो हमको कंगाल बताते हैं। सारा दिन यही हो रहा है ना? मतलब विपक्ष के सवाल पाकिस्तान से मैच करते हैं। दूसरा कि आप लोगों की विपक्ष की कोई बैठक हो जाती जिसमें इस पर आप लोग चर्चा कर लेते हैं, इसमें तो सरकार की परमिशन नहीं चाहिए होगी। अब एक काम करते हैं, इसमें तो मोदी जी से परमिशन नहीं चाहिए होगी विपक्ष को। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बताता। महाराष्ट्र में 2008 की घटना आपको पता है, 26/11 पता है ना? 26/11 के दिन ही जब मुख्यमंत्री गुजरात, आज के देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब भी तो पाकिस्तान में चर्चा हो रही थी। सेम तो सवाल विपक्ष का आज भी है, जिस तरह से आप चर्चा की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से विपक्ष को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, जब तक आप पाकिस्तान से लड़े, आपको विपक्ष की आवश्यकता थी। और जानते हैं, इसमें एक और एड ऑन करना चाहता हूं मैं, देश के प्रधानमंत्री जी ने जितना भी पैसा देश का खर्च किया है विदेश घूमने में, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ अपने व्यापारी, अपने दोस्तों के लिए उन्होंने काम किया है। आज वो जब सफल नहीं हुए हैं विदेशियों को अपने साथ खड़ा करने में, बाकी देशों को अपने साथ खड़ा करने में, जब मेरा देश अकेला पड़ गया, तब इन्होंने हमारे सांसदों को भेज करके प्रयास कर रहे हैं कि वो देश हमारे समर्थन में आए। तो फिर आप क्या कर रहे थे? आप 11 साल से 1 सेकंड भी रुकने को तैयार नहीं है। आपका एक पैर विदेश में और एक पैर भारत में होता है, फिर आपने किया क्या?
फिर आपके पास अमेरिका के बयान गलत अलग क्यों हुए, और अमेरिका क्यों पाकिस्तान के पक्ष में नजर आता है, या कोई भी देश आपके पक्ष में क्यों नहीं खुल के आया? दो ही देश सही पाकिस्तान के पक्ष में क्यों खड़े हुए? चाइना तो आपका मित्र था, अमेरिका भी आपका मित्र है, यह घोषणा आप करते हैं। तो मिस्टर ट्रंप के लिए जो घोषणा आपने किया था कि अब की बार ट्रंप सरकार, फिर कहां चला गया साहब? आपकी विदेश नीति कहां फेल हो गई? आप तो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप पे सवाल पूछ रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री का सवाल पूछ रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरा मकसद देश के प्रधानमंत्री से, इनके नीतियों से है। बस मेरा डोनाल्ड ट्रंप से क्या मतलब है? अमेरिका से उनकी नीतियों पर नीति शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो कि बीजेपी की स्पोक पर्सन है, वो जवाब देंगे। नीति जी, सवाल नीतियों पर है। देखिए, विपक्ष की नीति तो देश ने आगे भी देखी है कि जब ये पार्टी सत्ता में थी तो 37,244 अक्साई चीन को हमने जमीन दी। आप कॉपीराइट कश्मीर को 72,971 वर्ग का हमने स्थान दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया। श्रीलंका कच्चा द्वीप में 285 एकड़ की जमीन दे दी। 93,000 सैनिक हमने वापस कर दिए, अपने 54 नहीं ले पाए। तो आपकी नीतियां तो स्पष्ट हैं, और ट्रंप की नीति इनको इतनी पसंद आ रही है तो इनको थोड़ा संज्ञान विश्व स्तर पे जो मीडिया कवरेज आ रही है उस पर ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का एक स्पष्ट संदेश रहा है कि टेरर के साथ टॉक्स ट्रेड हम नहीं करेंगे। लेकिन आपकी नीति कहां थी जब 26/11 का हमला हुआ? तब आपके पास तो लाइव एविडेंस होने के बाद भी ओबामा से, जब आपके एयर चीफ मार्शल रेडी थे पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, उसके पास पूरे एविडेंस थे, तब आपकी नीति कहां थी? जब आपने उस समय अटैक क्यों नहीं किया? आपने जब शिमला ट्रीटी साइन करी तब आपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर क्यों नहीं वापस लिया? अपने सैनिक क्यों नहीं वापस लिए? आज एटम बम से बड़ा बम भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति ने पाकिस्तान पे फोड़ा है, उसको कहते हैं वाटर बम। अब जाके देखिए पाकिस्तान की सिंधु जल संधि के बाद, उसको निरस्त करने के बाद जो आटे को मोहताज हो गया पिछले 11 साल में मोदी जी की नीतियों के अंतर्गत, आज पाकिस्तान पानी को मोहताज हो रहा है। और प्लांट्स वहां से चलते थे, बिजली को मोहताज हो रहा है। वहां के नेताओं के ऊपर वहां की लोकल जनता या सिविल वॉर की कंडीशन आ चुकी है, क्योंकि भारत की जियोपॉलिटिकल स्तर पे स्ट्रेटेजी इतनी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी के साथ, इकोनॉमी के तौर पे, डिप्लोमेटिक तौर पे, और आज साइज अटैक करा। हमारी उस नीति के अंतर्गत 11 साल में सेना का शौर्य तो बढ़ा, लेकिन उस सेना को हमने फ्री हैंड दिया कि जाओ और अपने बिना किसी रोक टोक के अपना पराक्रम दिखाओ। प्रिसाइज भारत की वेपनरीज, इंडिजिनियस वेपनरीज, इनकी नीति तो तब ये थी कि अगर बंदूक हमारा सैनिक पकड़ता था तो उसके अंदर जो गोली आती थी तो वो भी अमेरिका से खरीद के लोग देते थे। अगर हमारी इंडिजिनियस वेपनरीज विश्व पटिया यूक्रेन वॉर ने एयर डिफेंस सिस्टम में नहीं कर पाए, जो भारत ने करके दिखाया। तो आज हमारी हर सेक्टर में, आज अगर हमने नीति आयोग की मीटिंग करी है या आज हमने डेलीगेशंस भेजी हैं अलग अलग देशों में, इसी मैसेज को देने के लिए भेजी है। लेकिन समस्या क्या है कि हमारे देश में विपक्ष जो है वो पाकिस्तान का पक्ष रखने में आगे रहता है। नहीं, दो सवाल है नीति जी, मेरा आपसे दो सवाल। एक सेकंड संजय जी, एक सेकंड। नीति जी, दो सवाल है। पहला तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप का, खैर इस पर बहुत डिबेटें हो चुकी है और बहुत सवाल जवाब हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं, चूंकि यहाँ पर आज पैनल में बात उठी है तो मैं रख देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का मीडिएशन कैसे आया, ये अभी तक पर्दे के दायरे में है। और दूसरा ये कि भारत की कूटनीति और भारत की विदेश नीति अगर इतनी ही कारगर है तो हमें डेलीगेशन भेजने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, डेलीगेशन नीति के तहत ही है, ये कूटनीति के तहत ही डेलीगेशन एक्शन है कि जिस प्रकार से फेक नैरेटिव पाकिस्तान कर रहा है और उस फेक नैरेटिव को परोसने का और बढ़ाने का काम भारत का कहीं ना कहीं विपक्ष कर रहा है। आज अजय राय जी के जो फोटोग्राफ्स हैं जिसमें वो रफेल पे नींबू मिर्ची टांगे हुए, वहां पाकिस्तान में वायरल हो रही है, उनको तो वहां पे सर्टिफिकेट मिल रहा है। राहुल गांधी जी का बयान, वो पूछ रहे हैं कि हमारी सेना के कितने जहाज गिरे। अरे आप, सेना की कार्यवाही स्ट्रेटेजिक होती है, डिप्लोमेटिक होती है, सीक्रेसी के साथ होती है, आपको उसका प्रमाण चाहिए। प्रमाण तो खुद आपको एयर डिफेंस सिस्टम या आपको सैटेलाइट इमेजेस से वर्ल्ड दे रहा है। अगर आज हम तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में खबरें आ रही हैं, आप भी जानते हैं, मेरे ख्याल से संजय जी भी जानते होंगे कि सरगोदा एयरपोर्ट और नूरजहां एयरपोर्ट के आसपास जहां पे न्यूक्लियर फैसिलिटी। आपकी आवाज थोड़ी रुक रुक कर आ रही है। रंजीत कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं नीति जी आपको दोबारा कनेक्ट करता हूं। रंजीत कुमार जी के पास जा रहा हूं, चूंकि उनकी बात बीच में रुक गई थी। रंजीत कुमार जी।
विवेक जी, 2-3 बात मैं कहना चाह रहा हूं। देखिए, पहलगाम की घटना के बाद पूरा विपक्ष देश के साथ और सेना के साथ खड़ी रही, इसमें मुझे लगता है किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि पहलगाम की घटना हुई क्यों। आप ये देखिए कि वहां त्रिस्तरीय सुरक्षा होती थी, वहां पर तीनों ही सुरक्षा घेरा क्यों गायब था। वहां जो जिन लोगों के परिवार के लोगों ने शहादत दी है, उन लोगों ने यह सवाल पूछा है कि त्रिस्तरीय सुरक्षा में एक भी लेयर क्यों नहीं सुरक्षा का था, और चूंकि वह गृह मंत्रालय के अधीन है तो क्या भारत के गृह मंत्री को त्याग पत्र नहीं देना चाहिए था। एक सवाल मेरा है। दूसरा, मैं ये कह रहा हूं कि ट्रंप साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब भले ही मोदी जी के जितने भी मित्र हों बड़े, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप को यह अधिकार है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हो रही थी उसकी घोषणा डोनाल्ड ट्रंप करें। मोदी जी उनके सामने इतने नतमस्तक हो जाते हैं। मैं याद दिलाना चाहूं आपके माध्यम से देश को कि इंदिरा गांधी भी इस देश की प्रधानमंत्री थी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे 1971 के युद्ध में, और तभी आपको याद होगा कि बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो कांग्रेस पार्टी चाहे 65 का जंग हो या 71 का जंग हो, पूरी तरह से आर्मी को और हमारी सुरक्षा व्यवस्था को फ्री हैंड दिया था। अभी इन्होंने क्या किया, अभी जिस समय में पूरी तरह से हम लोग पाकिस्तान पर धावा बोलने की स्थिति में थे, पूरे देश की जनता ये उम्मीद कर रही थी कि हम पूरी तरह से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे, उस समय में इन्होंने चुपचाप समझौता कर लिया और डोनाल्ड ट्रंप के निर्देशों का पालन किया। ये इस देश की जनता कभी भूलेगी नहीं और इनको कभी माफ नहीं करेगी। दूसरी बात, अभी आप कूटनीतिक विफलता की बात कर रहे थे, पूरी तरह से इनकी कूटनीतिक विफलता दिखाई दी। न केवल यहां पर इंटेलिजेंस फेल्योर दिखाई दिया, न केवल यहां पर सिक्योरिटी फेल्योर दिखाया, बल्कि पूरी तरह से इंटेलिजेंस फेल्योर भी था। कितनी बड़ी घटना हो गई, आतंकवादी इतने बड़े घटना को अंजाम देकर चले गए और 1.5 घंटे तक भारत का कोई भी सुरक्षा कर्मी वहां नहीं पहुंच पाया। कैसे आप सरकार चलाते हैं? केवल जुमलेबाजी से काम चलेगा? बड़ी बड़ी बात करने से और जुमलेबाजी से देश नहीं चलता है। उसके लिए बहुत सही नियत और नीति के साथ काम करना पड़ता है विवेक जी, जो इस सरकार में दिखती नहीं है। और बार बार विपक्ष पर सवाल उठाना, अभी मैंने यशवंत सिन्हा जी का एक ट्वीट देखा था 2000 जी, मुझे लगता है बहुत प्रासंगिक। रंजीत जी, 2008 की एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है, जिसमें बीजिंग ओलंपिक में विवेक जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ, कर लीजिए सिन्हा सर, जी कर का लीजिए। ट्वीट बड़ा अच्छा था। हाँ। उन्होंने ये कहा कि इस देश का मीडिया विश्व का अनोखा मीडिया है जो केवल विपक्ष से सवाल पूछता है। सत्ता पक्ष से सवाल पूछने का साहस मीडिया क्यों नहीं जुटा पाता है, ये बात समझ में नहीं आती। तो उनको बोला कीजिएगा ये पूछता इंडिया का शो देखा करें, नहीं तो लिंक हम आपको भेज देंगे, वो वाला फॉरवर्ड कर दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है? नहीं, कभी कभी सरकार, यही कह रहा हूं अरे तो यही वाला भेज दीजिएगा ना खड़ा करना। रंजीत भाई, सर यही वाला लिंक भेज दीजिएगा। मेरा सवाल आपसे सर, वो कोई और शो देखते होंगे, उनको प्रेरित कीजिए कि पूछता इंडिया देखा करें। हम लोगों के जो सवाल होते हैं वो इस शो में रखते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक आपने कहा कि भाई पाकिस्तान क्यों गए पीएम मोदी, और इस तरह की बातें आपने नहीं कहा, इस तरह की बातें इस डिबेट में उठकर आई। एक बहुत पुरानी फोटो वायरल हो रही है 2008 में बीजिंग ओलंपिक में बिलावल भुट्टो के साथ माननीय सोनिया गांधी जी मुलाकात कर रही हैं, उसकी सीक्रेसी आज तक मेंटेन की गई है, ऐसा क्यों है? अभी विवेक जी, अभी आप बड़ी अच्छी चर्चा कर रहे थे। मोदी जी को तो पाकिस्तान ने आमंत्रित भी नहीं किया था, लेकिन वो बिरयानी खाने पहुंच गए, शॉल लेकर चले गए नवाज शरीफ के घर। ऐसे भी बिना बुलाए जाने का रिवाज नहीं है भारत में, भारतीय संस्कृति के विपरीत बात थी, लेकिन उनको बड़ा सूट करता था, उनको तो बड़ा प्रिय था ना वो। तो आखिर पाकिस्तान प्रेम उनका वो तो सवाल जागता रहा सर, वो सवाल पैनल पर ऑलरेडी है, ये वाला सवाल, ये पाकिस्तान प्रेम है या फिर क्या है? वही बिलावल भुट्टो कहते हैं कि या तो सिंधु दरिया में पानी बहेगा या तो खून बहेगा। देखिए, पाकिस्तान को जिस कड़े भाषा में जवाब देना चाहिए और जिस तरह से सेना जवाब दे भी रही थी, उस समय में यहाँ का नेतृत्व घुटना टेक आया अमेरिका में। इस बात की नाराजगी है देश में और विपक्ष भी इसीलिए सवाल खड़ा कर रहा है। सौरभ दुबे जी, ठीक है, आपकी बात आ गई सर, मैं समझ गया। आप कह रहे हैं कि भाई जी ठीक है, आप कह रहे हैं अमेरिका के सामने क्यों हम
लाचार हुए। गौरव दुबे जी, क्या ऐसा है? ऐसा राजनीतिक विश्लेषक आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए विवेक भाई, सबसे पहले तो आज बड़े गर्व का विषय है कि भारत जो है पूरे विश्व में चौथी आर्थिक महाशक्ति बन चुका है। बधाई हो सर। तो आपको भी बधाई हो, पूरे देश को बधाई। बिल्कुल। और दूसरी बात देखिए, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहें या ना रहें। तो निश्चित तौर पे जो राष्ट्र है, जो देश है, वो सबसे बड़ा है। और राष्ट्र देशभक्ति जो है वो हमको जो है वो सबसे पहले दिखानी चाहिए। देखिए, एक दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना घटी पहलगाम में, जो है निर्दोषों की हत्या हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो जिम्मेदारी सेना को सौंपी और सेना ने बहुत ही जाबाज तरीके से, जिस प्रकार से पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुस करके आतंकियों को मारा, उनके सैन्य ठिकाने नष्ट किए और साथ ही साथ उनके जो आतंकी मंसूबे हैं उनको पूरी तरह से निस्ता नाबूद किया। उस समय पर निश्चित तौर पर हम सभी को एक साथ होना चाहिए था और मुझे लगता है हम सभी एक साथ वहाँ पर थे। लेकिन जिस प्रकार से बात कही गई, अभी एक पैनल पर बात कही गई मीडिया को लेकर के, देखिए 8 के मुझे लगता है 40 मिनट पर वो दिन था जो वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से बमबारी और गोलीबारी शुरू की गई और मात्र जो है 20 से 25 मिनट के अंदर पाकिस्तान को हमारी सेना ने उठा करके पटका, उसकी सारी मिसाइलों को कुचल दिया। और उसकी जो है उसमें जो मीडिया का रोल हमारे यहाँ रहा, वो भारत की सेना का शौर्य बढ़ा ही रहा था। उसमें कोई गलत बात थोड़ी ना थी भाई। एक ऐसा देश जो हमेशा प्रोपेगेंडा रचता है, तमाम तरह से वो प्रोपेगेंडा दिखा रहा था, तो हमारी सेना का मान सम्मान मीडिया तो बढ़ा ही रहा था। हम तो चाहेंगे ही भाई इस्लामाबाद हमारे पास आ जाए, हम तो चाहेंगे ही रावलपिंडी, लेकिन वो बाद में पाकिस्तान ने जब सरेंडर कर दिया, पाकिस्तान घुटनों के बल पे आ गया, तो फिर एक जो दोनों देश के बीच ये खबर कहां से आई? पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान ने सरेंडर किया ना, पाकिस्तान ने डीजीएमओ को बात की, हमारे डीजीएमओ को, उन्होंने बोला कि हमको, ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रकारी लोग हैं। 15 मिनट तक बोले आप, मैं भी नहीं बोला, बोलिए। लेकिन भाजपा के षड्यंत्रकारी लोग हैं। नहीं देखिए, ये खबर जो कहीं नहीं होती वो भाजपा के समर्थकों के पास डिबेट पे बोलने दीजिए। इनके पास सारी खबर होगी, पाकिस्तान सरेंडर हो गया, इस्लामाबाद का कब्जा हो गया। बिल्कुल बत्तमीजी है। नहीं, ये सवाल है, बत्तमीजी कैसे? ये तो सवाल है, डाउट है सर, इसको डाउट है। अनपढ़ लोग हैं। नहीं, ये मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, पढ़े लिखे पत्रकार है, लेकिन आप बिना पढ़ी लिखी बात कर रहे हैं जी। आपको पता है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से बात की, उसने कहा कि बाकी पाकिस्तान तबाह हो चुका है, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने, चलिए दिखाइए बयान, आप बयान दिखाइए, देश के दर्शकों को दिखा दीजिए, प्लीज आप दिखा दीजिए सौरभ दुबे जी। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात, सड़क है सर एक सेकंड सर, रुकिए संजय भाई, रुकिए तो एक सेकंड रुकिए, मैं संजीव नासिर जी आपके पास आ रहा हूं। नीति जी थोड़ा सा वेट कीजिएगा। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बातचीत की, ये ऑफिशियल जानकारी है, मैं मानता हूं भारत ने, भारतीय डीजीएमओ ने इसकी जानकारी दी, लेकिन डीजीएमओ की बातचीत हॉटलाइन पर होती है और इस जानकारी से पहले जानकारी डोनाल्ड ट्रंप को कैसे लगी, सवाल ये पूछा जा रहा है। देखिए यहां है पॉइंट, इस बार जवाब संजीव नासिर जी आपके पास। विवेक भाई, ये सवाल विपक्ष से पूछा जा रहा है। सुनिए, मैं कहीं देखिए, मैं न 3 में न 13 में कहीं पे भी नहीं हूं, मैं तो बस टॉस कर रहा हूं। हाँ, मैं तो ठीक है, मुझे लगता है कि आपको जानकारी है, लेकिन आपने जानबूझ करके इस सवाल को छेड़ा है। क्यों? 3:35 पर ऑफिशियल जो है, हमारी सरकार ने जो है इस बात को अंदर निर्णय ले लिया था, जो सेना की तरफ से डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें। और उसके बाद इस 3:35 के बाद सरकार जो है वो डीजीएमओ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी वो 5 बजे के पहले होने वाली थी। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, जब उधर से पाकिस्तान की तरफ से खबर लीक होती है उनके पास में, वो बताते हैं, तो उधर से अरे इसकी सत्यता कौन करेगा कि वो इंडिया से लीक होने की पाकिस्तान से हो रही है? ये कौन सी बात है यार? नहीं, आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते। नहीं, अरे गुमराह कर रहे हैं, जनता को गुमराह नहीं, जो लोग देशद्रोही हैं, समय चला, जो लोग इस देश के अंदर जब सेना लड़ रही थी पीठ में छुरा मार रहे थे, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आज हमारे देश को, इन लोगों को तो इजराइल से सीखना चाहिए। वहां का बच्चा सैनिक मानता है। कहां से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र बन गए भैया? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र बन गए। अरे छोड़ो ये फर्जी, सुनो ना, पीठ में छुरा मारने का काम कांग्रेस पार्टी के समर्थक और कांग्रेस पार्टी ने किया। इंदिरा गांधी जी के शौर्य पर किसी सवाल नहीं उठाया, अटल जी के शौर्य पर कोई सवाल नहीं उठाया। ठीक है संजीव नासिर जी, मैं संजीव नासिर जी काफी देर से वेट कर रहा हूं। संजय जी, नासिर जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। एक सवाल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस, अरे भैया धीरे भाई साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, जो क्या बीच में बोलेंगे तो कैसे धीरे? नहीं, कोई बीच में नहीं, कहां कोई बीच में बोल ही नहीं रहा हूं। देखिए, आप छेड़ेंगे तो छोड़ूंगा नहीं। भारत ने यही किया, भारत को पाकिस्तान ने छेड़ा तो हमने पाकिस्तान को नहीं छोड़ा। अब छोड़ तो दिया, 2
दिन में छोड़ दिया, 3 दिन में छोड़ दिया? विपक्ष को आपकी मारेंगे। नजरें वैसी है, छोड़ दिया। विपक्ष को हमने मारेंगे। तो, हमारी सेना ने मार मार के उसके जो है पर कचे उड़ा दिए। वो भीख मांग रहा है आज की डेट में, और उसको भीख में जो है वो जितने बिलियन अच्छा, डॉलर मिले एक- वो एक- भी जो एक- हमने सर, उड़ाए उसके 5 सैन्य सेकंड। ठिकाने। IMF से लोन उसमें मिल गया उसी युद्ध के दरमियान। IMF वापस मांग रहा है ना। वो कहाँ है? मैं वापस पहली मांग रहा किस्त लाओ। है। एशियन IMF कह डेवलपमेंट रहा भी है- पैसा देने की देखिए, तैयारी, ADB भी पैसा देने की तैयारी कर रहा है। IMF से बहुत बड़ी गलती नासिर हुई। जी, IMF का काम है देश के अंदर जो भी आपकी व्यवस्था है अब इनको उसको चुप सुधार कराइए करके पहले, पैसा विवेक देना। नासिर जी, ठीक है हाँ ना? नासिर जी, एक सेकंड। सरोदे जी, नासिर जी से पूछ लेते हैं सवाल। नासिर जी, विवेक जी, 22 तारीख की पहलगाम की घटना के बाद हाँ पूरा देश स्तब्ध था, बहुत गुस्से में था। उसके बाद सरकार के निर्णय के साथ पूरा विपक्ष और देश का एक एक नागरिक खड़ा था। और जिस तरीके से आर्मी के शौर्य के सामने और आर्मी के एक्शन के सामने पाकिस्तान ने पूरी तरीके से घुटने टेकने वाली स्थिति बन गई थी। आपने कहा प्रधानमंत्री की रणनीति, प्रधानमंत्री की रणनीति पे सबसे बड़ा सवाल है। जब पूरा देश एक सुर में यह चाहता था कि पाकिस्तान जहां से आतंकवादी पैदा होते हैं, पीओके के बारे में बार बार देश के प्रधानमंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने संसद में भी बोला है जी कि पीओके के अंदर वो सारे आतंकवादी जो वहां पे कैंप्स हैं उनको खत्म करने के लिए पीओके को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाएंगे। जब एक इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, पूरा देश, पूरा विपक्ष सेना के साथ, देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा था और सेना ने घुटनों के बल पाकिस्तान को ला दिया था। आपको ध्यान होगा 21 पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके यह बताया गया कि 21 पॉइंट्स को तबाह करेंगे। 9 पॉइंट्स पे अटैक हुआ था। ऐसा क्या ट्रंप का दबाव था? देश ये जानना चाहता है। ट्रंप ने बार बार, एक बार नहीं 10 बार ये बोला है कि मेरे वजह से सीज फायर हुआ है, ट्रेड की धमकी के वजह से सीज फायर हुआ है। और देश के प्रधानमंत्री आज तक मौन हैं। देश के प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री आर्मी की ड्रेस डाल के और भारतीय जनता पार्टी वाले प्रचार कर रहे हैं। तो हम लोगों का यह देश की एक मांग है और ये ऐतराज भी है कि विपक्ष पूरा एक सुर में एक बात पूछ रहा है कि आपने पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान के जब संदेश दिया था प्रधानमंत्री जी ने, तो कहा था कि पाकिस्तान गिड़गड़ाया। जब हमारी बहनें गिड़गड़ा रही थी तो उन्होंने तो माफ नहीं किया था। पाकिस्तान के गिड़गड़ाने की वजह से पाकिस्तान को माफ करना, यह देश बर्दाश्त नहीं करने के मूड में है। देश को, देश के प्रधानमंत्री को यह बताना पड़ेगा कि आपको ट्रंप का ऐसा कौन सा दबाव था या आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी। नहीं, मेरा इसमें एक सवाल है जी, मेरा इसमें एक सवाल है नासिर जी कि अगर विपक्ष के पास इतना ही रुतबा और कलीजा था तो 2004 से 2014 तक एक टेररिस्ट कैंप को नष्ट कर देते। तो एक नजीर तो बनता है कि भाई पहले भी एक्शन हुए और पहले भी पाकिस्तान को घुटनों पर लाया गया है। विवेक जी 1947 और आप से लेकर 2014 तक उसी पार्टी के साथ आप अलायंस में भी थे, यानी कि आप एक तरह से एक हुए आप लोग। विवेक जी 1947 से लेकर 2014 तक देश में बहुत सारी सरकारें रही और पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी हुए। आप अगर बात करेंगे 2004 से 2014 की तो आपको 1971 की भी बात करनी पड़ेगी। आपका तो जन्म नहीं हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर की आप है। पैदा ही नहीं हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब घुटनों के बल पाकिस्तान आ गया था तो उनको नेस्तनाबूद करने से पहले वापस कैसे सीज फायर के लिए देश के प्रधानमंत्री बात ये भी पूछा जाएगा ना, तब कौन सा प्रेशर था? तब रूस का प्रेशर था, चाइना का प्रेशर था, अमेरिका का प्रेशर था, किसका प्रेशर था 2004 से 2014? पैदा नहीं हुए थे, नहीं बताइए। मैं 4 से 14 की बात कर रहा हूं सर। मैं इतना पीछे जा रही हूं, मैं 10/10 का कंपैरिजन कर रहा हूं, बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप इधर आ जाइए, मैं उधर आ जाता हूं। फिर एक सेकंड रुक जाइए, मैं आ रहा हूं आपके पास, रुक जाइए। मैं नासिर जी का, नहीं इधर आप आ ही नहीं सकते, गजब बात कर रहे हैं। मैं एक सेकंड, हाँ एक सेकंड नासिर जी, जल्दी आएंगे। नासिर जी भाई साहब, मेरा बस एक सवाल है, अगर बात इकबाल की है तो इकबाल को चुनौती कौन दे रहा था? चीन दे रहा था क्या 2004 से 2014 के बीच? 2008 में इतना बड़ा हमला हुआ और उसी साल की बात है जब बिलावल भुट्टो के साथ सोनिया जी की मुलाकात की तस्वीरें वायरल हुई बीजिंग ओलंपिक में। ये कौन सी मजबूरी थी? देखिए मैं एक बात कह रहा हूं कि 10 वर्सेस 10 चलिए, 10 साल यूपीए 10 साल एनडीए, चलिए 10 वर्सेस 10 में मुझे बताइए कौन सी सरकार आ गई पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में? देखिए अभी फिलहाल
ऑपरेशन सिंदूर पे आपकी डिबेट है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे एक ऐसी बड़ी भाग लिए। अपॉर्चुनिटी देश के दिल्ली से सामने भाग थी, लिए पंजाब। देश का पूरा विपक्ष साथ में एक था। सेकंड, आप आ रहा हूं, बताइए एक सेकंड। 2004 से लेकर एक सेकंड आ रहा हूं। नीति जी कुछ कहना चाह रही हैं आपको? जी, आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पे बात हो रही है, आप कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पे बात हो रही है, लेकिन एक सेकंड, ये कहा जा रहा है कि विपक्ष की भूमिका अगर सकारात्मक होती तो शायद डेलीगेशन भेजने की आवश्यकता नहीं होती। निश्चित रूप से विवेक जी, आप देखिए कोई भी नहीं, वॉर जो देखिए, होती है वो देश खाली के बम और प्रधानमंत्री बारूद ने से नहीं। पूरे वर्ल्ड का टूर वॉर जो किया है। होती है, उसके वॉर जो बाद होती है, आज देश 90% अकेला खड़ा है। स्ट्रेटेजी आज ये डिप्लोमेटिक पहले डेलीगेशन उसको होता है, और सब पार्टियों का 10% आप डेलीगेशन जो इनको गया बुला है, लीजिए। इससे कम से ये कम लोग जो देश सेना से देश की बाहर छवि सुधरेगी, देश की फॉरेन पॉलिसीज में कुछ अच्छी चीजें ऐड होंगी। ये जरूरी था, जी, ये ठीक है। डेलीगेशन भेजने के हम पक्ष में थे। जी, अच्छी बात है। नीति शर्मा कुछ कहना चाह रही है। संजीव जी वापस आ रहा हूं। नीति शर्मा जी, नीति शर्मा जी, नीति शर्मा जी, आपने 2 बार एक एक करके। संजीव भाई वापस आ रहा हूं। नीति शर्मा जी। देश की छवि, और अगर फौज के गौरव की आपको इतनी चिंता होती संजीव जी, तो आप सबसे पहले एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमाण नहीं मांगते। सबसे पहले तो केजरीवाल जी सामने आए थे देश के आगे। दूसरी तरफ संजय जी मुझे बोल रहे हैं कि हमको डीजीएमओ की क्या बात हुई। ये तो वही लोग हैं जिन्होंने 1991 में साथ दिया था कि फौज की कोई भी ट्रेनिंग या युद्ध आपके अभ्यास पास जवाब नहीं है काउंटर एलिगेशन लगाने के अलावा। देखिए सुनिए, देश के अंदर जो सीक्रेसी का जो मामला है, जो डिप्लोमेसी का मामला है, जो स्ट्रेटेजी का मामला है, फौज को तो आपने पाकिस्तान घुटनों के बल पे था, हमारी फौज के शौर्य के सामने सरेंडर कर चुका था। आपने क्यों बीच में छोड़कर आए? ऐसी क्या मजबूरी थी कि पीओके को आजाद क्यों नहीं करवाया आपने? पीओके को अपने कब्जे में हमने क्यों नहीं लिया? अब ये बताइए, आप जिसको देश के प्रधानमंत्री के आपके नेता क्या भाषण दे रहे हैं? आपके नेता सेना के बारे में क्या कर रहे हैं? डिबेट नहीं होती है विवेक जी। एक एक करके संजीव जी, एक एक करके के चरणों में नतमस्तक है। संजीव जी आप बोल लीजिए। सेना नतमस्तक है। एक एक करके बात नहीं रखूंगी। एक एक करके। सोफिया, कर्नल सोफिया के बारे में क्या बोला आपके नेता ने? आज तक एक एक करके सर, एक एक करके। संजीव जी को रोकिएगा प्लीज। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में नीति जी और रंजीत जी स्क्रीन पे। संजीव भाई वापस लौट रहा हूं, एक सेकंड वेट कर लीजिए। नीति जी और रंजीत जी स्क्रीन पे, उसके बाद मैं संजय भाई आपके पास आ रहा हूं। देखिए, कोई भी जो युद्ध होता है वो केवल बॉर्डर पे नहीं होता, वो कोर रूप से आपकी डिप्लोमेसी, आपकी स्ट्रेटेजी प्लान आउट होती है, ताकि आपका जो रिजल्ट है, यू कांट अफोर्ड टू गो रॉन्ग व्हेन द सिचुएशन इज दैट मच टाइट। उसके लिए आप स्ट्रेटेजी को देखिए कि जिस प्रकार से सिंधु जल समझौता किया, आज तक पाकिस्तान आने वाले समय तक पाकिस्तान भुखमरी की तरफ जाता जा रहा है। दूसरी तरफ आपने उनके जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे उनको वापस करा, आपने वीजा रिजेक्ट करे, आपने एयर स्पेस रिजेक्ट किया, आपने ट्रेड रिजेक्ट किया। आप जब दुश्मन की बैकबोन को, उसकी इकोनॉमी को तोड़ दोगे तो वो युद्ध लड़ेगा कहां से? उसके साथ पैरेलल रूप से आपका फर्ज था कि आप साथ दो। आज आप बोल रहे हैं कि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए राहुल गांधी जी को कि हमारा कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, हमारे कितने प्लेन गए, तो आपके पाकिस्तान की तरफ से आपको डॉजियर्स वहां पे सबमिट करने हैं। आप अपने ही पक्ष की, देश के अगेंस्ट आप इस चीज को आगे रख रहे हैं। 1991 में समझौते के तहत सेना का युद्ध अभ्यास तक सेना की एक एक गतिविधि आप पाकिस्तान के साथ शेयर करते रहे। 26/11 का जब अटैक आया मनमोहन सिंह के समय, उसके बाद आपने रिवर्स अटैक की जगह आप पीस की मीटिंग्स करते रहे, उसकी ट्रीटी सब साइन करते रहे। और उधर वो उग्रवाद, क्या देश जानता नहीं है कि जिस समय कांग्रेस कहा था कितना उग्रवाद से ग्रस्त था हमारा देश, कहां कहां बम विस्फोट नहीं होता था। प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आपको खड़ा होना चाहिए। देखिए, युद्ध में जाना बहुत आसान होता है। आज भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। देश के दुश्मन चाहते हैं कि आप युद्ध में जाए। देश के तो दुश्मन चाहते हैं कि आपकी प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं स्पीड ब्रेक लगे, ताकि आप आज पैरेलल तरीके से, मल्टी डायमेंशनल तरीके से ये सरकार देश को गति रोकने नहीं दे रही है और देश के दुश्मनों को आगाह कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर हॉल्टेड है। विपक्ष देश की तरक्की नहीं चाहता, विपक्ष चाहता है कि देश युद्ध की स्थिति में उलझ जाए। रंजीत जी, देखिए विवेक जी, नहीं संजीव जी एक सेकंड। रंजीत जी की बारी है। रंजीत जी एक बार बोले, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। रंजीत जी, रंजीत कुमार जी। विवेक जी, 3 प्रश्न देश की जनता सीधे तौर पर प्रधानमंत्री से पूछ रही है। पहला प्रश्न ये पूछ रही है कि जब पाकिस्तान पूरी तरह से टेरर फंडिंग में आईएमएफ के कंट्रीब्यूशन को या उसके डोनेशन को यूज करता है,
तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जब पाकिस्तान को फंडिंग कर रही थी तो भारत ने विरोध क्यों किया? उस चुनाव से एब्सटेन क्यों किया? अनुपस्थित क्यों रहा? उसके विरोध में मत क्यों नहीं डाला? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि जब सेना पूरी तरह से अपना शौर्य और पराक्रम दिखा रही थी, पाकिस्तान को घुटने पर लाकर रख दिया था, तो प्रधानमंत्री जी अमेरिका के सामने नतमस्तक क्यों हो गए? ये दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है। और तीसरा यह है कि पहलगाम में जब त्रिस्तरीय सुरक्षा थी तो वहां इतने निर्दोष लोगों की हत्या की गई, भारत सरकार कहां थी? सुरक्षा क्यों नहीं थी? ये तीन सवाल देश की जनता प्रधानमंत्री से पूछ रही है। मुझे लगता है बाएं दाएं की बात नहीं होनी चाहिए, सीधे इसका जवाब देना चाहिए। जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री और नेता हैं वो हमारे कर्नल और हमारे आर्मी ऑफिसर्स के धर्म की बात करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। शौर्य और साहस की सराहना करने की जगह उनको धर्म के आधार पर देखते हैं। मुझे आपके दो सवाल जो हैं उसको मुझे लगता है कि सौरभ दुबे जी बेटर एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद में सबक सिखाएंगे जी, उसके बाद में संजय जी के पास जाऊंगा। संजय मिश्रा जी देखिए एक सेकंड सौरभ दुबे, लेकिन पहला जो सवाल आपका था कि आईएमएफ में वोटिंग जो है उसमें भारत ने विरोध में वोट क्यों नहीं किया? भारत ने सच ये है कि आईएमएफ में नियमों के तहत सदस्य देशों को किसी भी देश को कर्ज देने के निर्णय के विरुद्ध वोट करने की अनुमति नहीं होती है। या तो आप एब्सटेन कर सकते हैं या आप सपोर्ट कर सकते हैं, ये एक रूल है आईएमएफ का, तो वहां विरोध का कोई ऑप्शन नहीं है। तो पहला सवाल तो सर आपका यहां पर उसका आंसर मैंने कर दिया, बाकी ये दो सवाल हैं सौरभ जी आप एड्रेस करेंगे। विवेक जी, नहीं, विवेक जी, जी। जितना सिंप्लीफाई आप कर रहे हैं इतना सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। एक बात समझ लीजिए कि भारत की वो कूटनीतिक विफलता है जहां पर वो सर जब विरोध में वोट कर ही नहीं सकते तो कैसे करेंगे? उत्तर सुन लीजिए सर विरोध में वोट कर ही नहीं सकते, मैं तो बस रूल बता रहा हूं, प्रोफेसर मैं साहब एक्सप्लेन नहीं कर रहा सर, मैं आईएमएफ का रूल बता रहा हूं। आप भी अगर इसको गूगल करेंगे तो बहुत इजीली मिल जाएगा आईएमएफ के नियमावली में। सौरभ दुबे जी बाकी आपके सवालों को एक्सप्लेन करेंगे, राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे जी। भारत ये भी उनकी कूटनीतिक विफलता। हाँ रंजीत जी, अभी सब विफलता, भारत की विफलता आप खुश रहिए, मैं भारत की सफलता के बारे में आपको बताता हूँ। भारत की सफलता के बारे में मैं बताता हूँ, आपको विस्तार से बताता हूँ। देखिए आईएमएफ में 191 कंट्री है, 191 देश हैं, और वो उनके जो सदस्य हैं उन्हीं सदस्यों से आईएमएफ फीस लेता है और उन्हीं से कर्जा लेकर के जो किसी गरीब कंट्री है या जो डेवलपमेंट कंट्री है जो डेवलप हो रही है उसको पैसा देता है, और उसके अंदर उनके सदस्य जो है वही निर्णय लेते हैं। एक बात, लेकिन जो भारत की आपने बात की, भारत की निर्मला सीतारमण जी ने चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा, खुल करके विरोध किया, आप जाकर के जानकारी वहां से ले लीजिए वित्त मंत्रालय से। दूसरी बात आपने कही कि जिस समय ट्रंप ने क्यों युद्ध में की वो घोषणा कर दी। देखिए बार बार आपको बताया जा चुका है कि देश हमारा है, दिल में आपके हिंदुस्तान होना चाहिए। हमें हमारी सेना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस पर भरोसा होना चाहिए, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं देश के उस पर भरोसा होना चाहिए। अगर आपको इस देश के बाहर किसी की बात सुननी है तो बड़ा अजीब है, ये तो पाकिस्तान में भी लोग कह रहे हैं ये ट्रंप नहीं, आप सुनिए। देखिए सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री स्तर के जो नेता हैं वो उनके धर्म के आधार पर हमारे कर्नल सोफिया वो गलत है, बात करते हैं। कोर्ट उनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है, मैं घोर विरोध करता हूं, मैं ऐसे लोगों का घोर विरोध करता हूं। मैं राजनीति में गिरावट मानता हूं। उस मध्य प्रदेश के मंत्री का घटिया बयान, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। छुटपुट युद्ध था ये तो बताइए ना पहले आप। लेकिन मैं मल्लिकार्जुन खड़गे, सुन लीजिए, लेकिन मैं मल्लिकार्जुन खड़गे, अरे आप सुन लीजिए ना रंजीत कुमार जी, मैं कह रहा हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय राय, अलका लांबा, राम गोपाल यादव, इनके बयान की भी उतनी घटिया मैं निंदा करता हूं जितना घटिया बयान भाजपा के मंत्री का था, उससे 10 गुना ज्यादा घटिया इन लोगों ने बयान दिया। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, इतने बड़े पद पर हैं, वो कहते हैं सेना का अपमान करते हुए कि छोटा मोटा युद्ध था। ये सीधा सीधा सेना के ऊपर जो है टिप्पणी थी कि नहीं थी, सेना का अपमान था कि नहीं था। अजय राय जो हमारी सेना के शौर्य का प्रतीक राफेल है, युद्ध के समय सुन लीजिए ध्यान से, उस पर नींबू मिर्ची लटका के बच्चों की तरह खिलवाड़ कर रहे थे, ये मजाक था कि नहीं था। आपके ही मंत्री कर्नाटक के कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं होना चाहिए, वो आपके लिए क्या अपमान था भारत का या नहीं था। साथ ही साथ
राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी जो आपके इंडिया अलायंस के नेता है, वो कहते हैं कि फलाना जाति की बिटिया पिछड़ी जाति की थी और पीडीए ने युद्ध जीता। ये भारत की सेना का अपमान है या नहीं है? लगातार आप लोग ओसामा जी कहने वालों को, हाफिज साहब कहने वालों के ऊपर एक कड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं। एक कश्मीर का नेता आपका सौंफ है जो कहता है कि पाकिस्तान कश्मीर पाकिस्तान को सौंप देना चाहिए, वो भारत का अपमान है या नहीं है? अगर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने देखिए एक दर्जन नेताओं ने भारत की सेना का, भारत के शौर्य का बार-बार एक सवाल सौरभ दुबे जी, ठीक है, से नफरत है, ठीक है, एक करके आप सेना को गाली मत एक करके संजय मिश्रा, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है? भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के नेता जो कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बड़े पदों पर बैठे नेता। अरे सर, तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी तो छुटपुट युद्ध कह रहे थे। करती है तो भारतीय जनता क्या भारत की कार्रवाई को हल्का नहीं किया उन्होंने? मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ऊपर कांग्रेस पार्टी एक्शन लेगी? प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा, एक सेकंड रुक जाइए, वो भी बताइए, वो भी बताइए। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि देश में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए हिंदुओं को चुन चुनकर गोली मारी गई। क्या उनके ऊपर किसी तरह का कोई बयान आया, कोई प्रतिक्रिया आई? विवेक जी ये मीडिया अपने तरीके से अपने सहूलियत के हिसाब से बयानों को सर, पूरी दुनिया में यही बयान चला है उनका बकायदे, यही बयान था। मैं चलिए मैं देखिए डिबेट इस टॉपिक पर नहीं है, मैं वापस डिबेट पर लौटता हूँ, सौरभ दुबे जी एक सेकंड रुक जाइए, संजय भाई एक सेकंड रुक जाइए, सौरभ दुबे जी एक सेकंड, रंजीत कुमार जी वापस डिबेट पर लौटते हैं, वापस टॉपिक पर लौटते हैं। क्या युद्ध कर लेना चाहिए था? युद्ध से क्या हासिल हो जाता? क्या हमें वॉर में चले जाना चाहिए था? क्या जंग लड़ लेनी चाहिए थी? इस तरह की बातें क्यों हो रही? डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर क्यों करा दिया? डोनाल्ड ट्रंप बीच में कहां से आ गए? डोनाल्ड ट्रंप 85 करोड़ के इनामी आतंकवादी से मिलते हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी विपक्ष इसका समर्थन करेगा? क्या हमें युद्ध लड़ लेना चाहिए था? संजय मिश्रा जी, मेरा सीधा सवाल है, मैं इस पर दो टूक ले लेना चाहता हूं विपक्ष की राय। सिर्फ दो टूक में मैं ये कहना चाहता हूं, और पहली बार मैं आपसे सहमत हो रहा हूं या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैं बात रखने जा रहा हूं कि हाँ वाकई आज विपक्ष ये दिख रहा है कि ये पाकिस्तान के पक्ष में है। पूछिए कैसे? विपक्ष के नेता हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी, जब देश के प्रधानमंत्री थे तो पाकिस्तान से बस लेकर के यहां से पाकिस्तान गए थे। ये देश के साथ गद्दारी थी। आज के भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से, अरे भाई शांति वार्ता करने में, बस चलाने में ये तरीका नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, नीतियों पे बात होगी, बिल्कुल नीतियों पे बात होगी, भाजपा भगवान नहीं है, नीतियों पे भाजपा भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के निर्णय पे भी बात होगी, भाजपा की अटल बिहारी वाजपेयी के निर्णय पे भी बात होगी। यदि आप इंदिरा पे बात करोगे, यदि आप नेहरू पे बात करोगे, तो मैं अटल की बात करूंगा। अच्छा ठीक है सौरभ दुबे जी बिल्कुल करेंगे। पाकिस्तान की भाषा में बोलो, पाकिस्तान की भाषा भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, टेलीविजन पे भाषा उठा रही है। एक-एक करके सर, एक-एक करके हिंदुस्तान का मांगने चाहिए, अरे एक-एक गद्दार शब्द का करके सौरभ दुबे जी एक-एक करके उनकी बात आने दीजिए, उनकी पहले पूरी बात। फिर मैं दूसरी गलती बताता हूं विपक्ष का। पाकिस्तान के नेता को आगरा में बुलाया जाता है, लाल कारपेट बिछाया जाता है। ये एक से रुक जाइए, अरे पूरी बात तो आने दीजिए, आप रुक जाइए। देखिए सुनिए, ऐसे लाल आंखें दिखाने थोड़ी काम चलेगा। मत दिखाइए, कांग्रेस ने पाकिस्तान को जन्म दिया, करके उस समस्या को खड़ा किया। एक करके अकेला कर लो। जब मैं बोल रहा था मैंने बोला शांत हो जाइए। नहीं, तब बीच में नहीं बोले, संजय जी नहीं बोले थे। एक करके आप बोले, संजय मिश्रा जी। तीसरी गलती गिनाता हूं। आप कहते हैं पाकिस्तान की भाषा है। जिस कांग्रेस ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए 1971 में, इंदिरा गांधी, जो दिख रहा है कि हाँ पाकिस्तान दो टुकड़ा हुआ, उसे भारतीय जनता पार्टी क्यों किया भाई? नहीं देख रही है, क्यों किया? वो नहीं मानते। और उस वक्त ये सम्मान कर रहे होते हैं देश की सेना की। बांग्लादेश को छाती पे बैठा दिया, क्या किया? बुलवाइए, प्रश्न पूछ रहा हूं, आप बोलो। नहीं पाकिस्तान के दो टुकड़े। ठीक है, अरे एक-एक करके सर, पूरा होने दीजिए ना। अरे आप बोलो, सौरभ दुबे जी पूरा होने दीजिए। पाकिस्तान को घुटने पे लाने की बात तब हुई थी 1971 में,
जिसे आप नहीं कहते हैं, तो जो 2 टुकड़ा कर दिया आप उसे नहीं मानेंगे। और यदि आज विपक्ष कह रहा, आपने यदि आप कह रहे कि अंदर जाकर के हमने 100 किलोमीटर जाकर के बम फोड़े हैं, तो उसे कह रहे हैं कि उसे तो देश की बहुत बड़ी आप उपलब्धि मान लीजिए। तो 1971 की उपलब्धि मत मानिए, आज की मान लीजिए। तब तो पीओके लेने का बेस्ट टाइम था ना संजय भाई, तब पीओके क्यों नहीं लिया गया? मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आपके जो युद्धबंदी थे उनको पाकिस्तान ने क्यों नहीं छोड़ा? आपने 93,000 युद्धबंदियों को क्यों छोड़ दिया? मैं उस पे भी आपने 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन वापस क्यों कर दिया? उस पे भी आ रहा हूं, क्यों नहीं छोड़ा? सोनिया जी बीजिंग में जाकर बिलावल भुट्टो से गुपचुप क्यों मुलाकात करती है, जो आज तक गोपनीय रखा गया? बात आएगी उसमें सब जवाब आ जाएगा। तो ये क्या ये गद्दारी की कैटेगरी में आता है? मैं बता रहा हूं ना, सौरभ दुबे जी एक सेकंड, लेकिन इनको प्लीज चुप करवाइए। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी घटना हुआ, मैं पहलगाम से पहले पुलवामा की चर्चा करूंगा। 34 हमारे शहीद हुए थे सेना के लोग। 34 के शहादत के बाद आपने जो कुछ भी किया, लेकिन तीसरे दिन आगरा के मंच पर बैनर लगा करके प्रधानमंत्री जी जब ये कहते हैं कि क्या फर्स्ट टाइम वोटर्स का वोट मिल सकता है, क्या पुलवामा के शहीदों के नाम पर फर्स्ट टाइम वोटरों का वोट मिल सकता है क्या? और अभी आप जो कह रहे हैं एक मिनट फिर मैं ये बीच में बोलेंगे, मेरी बात पूरी होने दीजिए। यदि इंदिरा ने कहीं वोट मांगे तो बताइए, इतिहास का नॉलेज इंदिरा गांधी जी के नाम पर आप अब बात आने दीजिए पहले। आज भी पूरी कांग्रेस जल्दी से इंदिरा गांधी जी का नाम लेकर के उसके बाद संजय मिश्रा जी, इंदिरा गांधी जी के एक नाम सेकंड, पर आप सौरभ दुबे जी एक सेकंड, संजय मिश्रा जी और नीति जी स्क्रीन पे। दूंगा। हाँ ठीक है, देंगे, मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, पुलवामा के संजय मिश्रा जी, नीति जी स्क्रीन पे। पुलवामा के बाद डीएसपी देवेंद्र सिंह जो पकड़ा गया आतंकवादियों के साथ, जिसका जसवंत सिंह जी ने परसों जो इसका खुलासा किया कि उसके संबंध हैं सरकार से, वो व्यक्ति कहां चला गया? क्या जो आरडीएक्स कहां से आया? क्या देश की जनता को जानने का? यही सवाल तो पाकिस्तान ने पूछा। रुक जाइए यही सवाल तो पाकिस्तान सवाल हो गया, यही तो पूछ रहा पाकिस्तान। देवेंद्र सिंह कहां है? पाकिस्तान की सेना ने अभी थोड़े दिन पहले स्वीकार किया कि पुलवामा का हमला हमने कराया था, पुलवामा हमारी बड़ी कामयाबी थी। क्या बात कर रहे हैं आप? बुद्धि दें इनको। अच्छा, यही बात तो पाकिस्तान पूछ रहा, फिर आप में और उनके क्या ये मूर्खतापूर्ण वाली बात है? पाकिस्तान पूछ रहा है पुलवामा के हमले को पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया। जो 26 लोग यही तो कह रहे हैं। एक सेकंड, अभी ये पोस्टर बॉय बनना चाहते हैं। एक सेकंड, पोस्टर बॉय बनना चाहते हैं। पुलवामा के हमले को आप डिबेट का क्या कर रहे हो? अरे रुक जाइए एक सेकंड, एक एक प्रधानमंत्री वोट प्रधानमंत्री वोट मांगेगा। नीति शर्मा जी, नीति शर्मा जी के पास जा रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों की बात पूरी हो गई, एक एक करके। नीति शर्मा जी स्क्रीन पे प्लीज मेरे साथ। बताओगे आप? पीसीआर नीति शर्मा जी स्क्रीन पे प्लीज। पाकिस्तानी है, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान। सर आप स्क्रीन पे नहीं है, जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े लेने का श्रेय ले रहे हैं, स्क्रीन पे नहीं है आप लोग। रुक जाइए एक सेकंड, 1947 रुक जाइए एक सेकंड। हाँ नीति शर्मा, जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का श्रेय ले रहे हैं, बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन वो ये भी श्रेय ले लें कि 1947 में जब देश के 2 टुकड़े हुए थे तो पाकिस्तान का जन्म देने वाली भी कांग्रेस पार्टी थी, क्योंकि नेहरू जी को सत्ता चाहिए थी, तो जिन्ना जी को सत्ता चाहिए थी। किस तरीके से हमारी न्यूक्लियर पावर विकसित ना हो, वो समझौता जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था पाकिस्तान के साथ। भुट्टो की पूरी डायनेस्टी और गांधी परिवार की पूरी डायनेस्टी 7 अगस्त 2008 जिस समय बीजिंग में ओलंपिक का खेल हो रहे थे, असली खेल तो उसके पीछे हो रहा था, जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गांधी परिवार ने भुट्टो के साथ मिलके एक एमओयू साइन किया था। क्या उसकी डिटेल ये लोग हमको देंगे? आज पाकिस्तान के एजेंडे को किस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन यहाँ पे प्रस्तुत करते हुए देखे जा रहे हैं, तो ये देखने की आवश्यकता है कि राष्ट्र हित में और राष्ट्र विरोधी कौन सी पार्टियां हैं, क्योंकि यही लोकतंत्र है। और बार बार मैं बोल रही हूं, वॉर इस तरीके से आज देश काल पार परिस्थिति के हिसाब से वॉर जिस तरीके से डिप्लोमेटिक जियोपॉलिटिक्स के स्टैंडर्ड्स को डिप्लोमेटिक को साथ देते हुए, और बार बार जयशंकर जी का बयान आया है, अभी भी उनके बयान सामने आ रहे हैं कि जो सीज फायर हुई है, इट इज बिटवीन द डीजीएमओ और पाकिस्तान एंड इंडियन आर्मी। यहाँ पे तीसरा कोई पक्ष यहाँ पे बीच में नहीं आया है। बायलेटरल डिस्कशंस होंगी और हम सीधा बात करेंगे या टेररिज्म के ऊपर या पीओके के ऊपर। हम सीधी बात करेंगे कि जो टेरर को पालने वाली सरकार है और टेररिस्ट एक ही प्लेटफॉर्म पर, हम उसको अलग अलग 2 चश्मे से नहीं देखेंगे। हम सीधी बात करेंगे कि हमने मनमोहन सिंह के साथ जैसे नहीं किया कि एक तरफ आप टेरर अटैक करें, दूसरे के साथ हम पीस की ट्रीटी साइन कर रहे हैं। नहीं, ना टेरर होगा, ना टॉक्स होगी, ना ही ट्रेड होगा।
मैं बार बार बोल रही हूँ वॉर इज ऑन, बट वॉर इज नॉट दैट कन्वेंशनल वॉर नहीं है इस समय। वॉर बुद्धिजीवी आज आपका देश संजय जी एक सेकंड, संजय जी एक सेकंड, प्रधानमंत्री हुए, एक बात सेकंड, बोल एक रहा सेकंड, है। एक सेकंड, ये नरेंद्र मोदी संजय जी एक सेकंड, संजय जी एक सेकंड, यही मिश्रा जी एक सेकंड, मिश्रा जी एक उस सेकंड। हिसाब से आपको डिप्लोमेटिकली अपनी स्थिति को, अपने लोगों को सुरक्षित करना है, क्योंकि देश को सुरक्षित करना तो शायद कांग्रेस जानती नहीं है। वो इतना जानती है कि नेशनल हरार में किस प्रकार से अपने देश के जो विवेक जी, विवेक जी, रंजीत कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रंजीत कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रंजीत कुमार जी जल्दी से। नीतीश जी मैं आ रहा हूं आपके पास वापस। आपका सवाल सामने आ गया है कि भाई आपकी हाथ किसने बांध रखे थे रंजीत कुमार जी? आप इंडस वाटर ट्रीटी रोक देते 1960 के बाद, आपके हाथ किसने रोके हुए थे? आप सर्जिकल स्ट्राइक कर देते, आपके हाथ किसने रोके हुए थे? आप आतंकियों के ठिकानों पर कार्रवाई कर देते। रंजीत कुमार जी, उसके बाद संजीव नशियार जी आपके पास आ रहा हूं। रंजीत कुमार जी बहुत अच्छा प्रश्न है विवेक जी आपका, लेकिन आपको एक चीज ध्यान दिला दूं कि 1947 की बात कर रही है, जब पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी देश को आजाद करने में लगी थी, तो यही भारतीय जनता पार्टी के जो पुरोधा लोग थे वो अंग्रेजों की दलाली करते थे। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। उस समय ये देश विरोधी काम क्यों करते थे, इसका जवाब देना चाहिए। दूसरी बात आपको बता रहा हूं कि जिस मसूद अजहर भारतीय जनता पार्टी 47 में कब थी सर? उसको भारतीय जनता पार्टी के विदेश मंत्री उस समय के हवाई रंजीत भाई, भारतीय जनता पार्टी 47 में थी कहाँ? 47 में कहाँ थी? पहले थी। अरे हिंदू महासभा थी, हिंदू नहीं, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो मैंने भारतीय जनता पार्टी का सवाल पूछा। हिंदू महासभा जनसंघ के बच्चे तो हैं। नहीं, भारतीय जनता हिंदू महासभा से जनसंघ से भाजपा कंधार छोड़कर आए थे। असली देश तब तो कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने की थी, तो कांग्रेस पार्टी विदेशी पार्टी हुई आपके थ्योरी के हिसाब से संजय मिश्रा जी। नहीं, अगर संजय मिश्रा जी की थ्योरी को माना जाए तब तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना एक विदेशी ने की थी, अंग्रेज ने की थी, तो क्या विदेशी पार्टी हुई कांग्रेस पार्टी? संजय मिश्रा जी उसकी तारीफ करनी चाहिए कि हमारे देश के, नहीं, तारीफ कैसे करनी चाहिए? अरे भाई आप कह रहे हैं हिंदू महासभा बीजेपी की पुरोधा पार्टी थी, तब तो आपकी पार्टी विदेशी पार्टी हुई। कोई विदेशी कभी आगे हाथ बढ़ाता है। जी रंजीत कुमार जी कुछ कहना चाह, रंजीत कुमार जी कुछ कहना चाह, रंजीत कुमार जी मैं आ रहा हूं, एक से रुकिए, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, सौरभ दुबे जी मैं आ रहा हूं, रुकिए। रंजीत कुमार जी जल्दी से, रंजीत कुमार जी सर एक सेकंड, सौरभ सर एक सेकंड, रंजीत कुमार जी मैं ये कह रहा हूं, हाँ देखिए मैं ये कह रहा हूं कि ये वही मसूद अजहर है जिसको इन लोगों ने कंधार हवाई जहाज में बिठाकर छोड़ने गए थे। ये लोग तो आतंक के प्रति इनकी जो नरमी है, सर्वदलीय बैठक में फैसला लिया भारतीय गया जनता था। पार्टी की नरमी अटल है, बिहारी वाजपेयी जी इनको के साहस नेतृत्व ही में नहीं है सर्वदलीय बैठक में आतंकवादियों फैसला से लिया लोहा था। लेने का, और इसीलिए इस बार की घटना में भी जो दोषी थे वहां तक ये नहीं पहुंच पाए हैं। देखिए सर, वो कॉन्स्पिरेसी कैसे रची गई, उसमें कौन कौन शामिल था उस समय किसकी पार्टी में, कौन जम्मू कश्मीर में कौन सी पार्टी थी, कॉन्स्पिरेसी कैसे हुई, वो बहुत दूसरा टॉपिक हो जाएगा, उसको कभी और डिस्कस कर लेंगे। आपके साथ कभी पॉडकास्ट कर लेंगे इस विषय पर। मेरे साथ आइए, बैठिए, बातचीत कीजिए, चाय पियेंगे, बात करेंगे, इतिहास में बातचीत कर लेंगे। मैं वही कह रहा हूं, बातचीत हो जाएगी। मैं बस ये जानना चाह रहा हूं, क्या युद्ध विपक्ष चाहता था, युद्ध हो जाना चाहिए था? मेरा एक सवाल है, विपक्ष चाहता था वार हो जाना चाहिए था? मैं रंजीत जी, विपक्ष चाहता था वार हो जाना चाहिए? विवेक जी एक बात बताएं, हाँ। एक सवाल आपसे भी है कि क्या यह सत्य नहीं है कि उन आतंकवादी को भारतीय जनता पार्टी के विदेश मंत्री विमान में बिठाकर ले गए थे और छोड़कर आए थे? कांग्रेस पार्टी ऐसा कभी नहीं करती, ये मैं कह रहा हूं। ये फैसला सर्वदलीय बैठक में हुआ था रंजीत जी। अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, सारी पार्टी के लोग थे। एक निर्णय लिया गया था कि हमारे जो नागरिक हैं उनको छुड़ाने के लिए इन आतंकियों को छोड़ना है। ये सारी भाई साहब आप इस पर एक सेकंड रुक जाए ना सर। मैं सौरभ दुबे जी, मैं आप उधर आए, मैं इधर आता हूँ। नहीं आप, मैं इधर, तो मुझसे किससे, विवेक शांडिल्य किसका नाम है? आपका नाम है, मेरा नाम, मैं जवाब दूंगा ना। तो मुझसे सवाल पूछा, मुझे एक बात बताइए, प्रवक्ता नहीं है आप। कश्मीर में जाकर सेपरेटिस्टों के साथ कौन मुलाकात करता था? फंड कौन देता था? पैसे किसके पास जाते थे? कहां पैसा पहुंचता था? कश्मीर में सेपरेटिस्टों के साथ चाय कौन पीता था? आतंकवादियों के साथ चाय कौन पीता था? फोटो कौन खिंचवाता था? यह सवाल पूछा जाएगा फिर आपसे। नहीं देखिए, फिर बैलेंस होगा मामला। मैं कहता हूं, देखिए न्याय का तराजू फिर बराबर होना चाहिए। सवाल एक तरफा नहीं पूछे जा सकते, सवाल दोनों तरफ से पूछे जाएंगे। मैं एक से रुक जाइए। संजीव नासियार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजीव नासियार जी, मेरा आखिरी सवाल है, क्या विपक्ष चाहता था युद्ध होना चाहिए? मैं ये जानना चाहता हूं, विपक्ष चाहता था वॉर होना चाहिए था? जो कह रहे सीज फायर, मुझे बता दीजिए कोई वॉर के फेवर में है तो। संजीव नासियार जी, हमने पूरे देश ने एक वीडियो बार बार देखा है, जब देश के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे
तो वो ये कह रहे थे संजीव नासियार जी, क्या आप चाहते थे भारत को युद्ध में जाना चाहिए? सुनिए, रजत शर्मा जी के शो पे देश के प्रधानमंत्री सर, मुझे बस आप इतना बता दीजिए। वो ये कह सही रहे कहते थे थे वो। अगर पाकिस्तान कोई अटैक करेगा या कोई आतंकवादी अटैक होगा तो सीधा जवाब दिया जाएगा। हाँ, तो तीन बार जवाब दिया गया। तो दिया तो गया। इसमें कहाँ क्वेश्चन होगा, इसमें कहाँ क्वेश्चन मार्क है? आप मुझे बताइए, क्या आप चाहते हैं युद्ध होना चाहिए? मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। संजीव भाई, अभी तक क्या युद्ध होना चाहिए था? वो क्या युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध होना चाहिए था? पूरा न्याय चाहता था। पूरा क्या युद्ध होना चाहिए था? न्याय चाहता है। हमारी बहनों के जो सिंदूर उजड़े तो हैं, वार होना चाहिए, युद्ध होना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं? युद्ध होना चाहिए था। नहीं, न्याय और युद्ध में फर्क है। न्याय हुआ है, युद्ध नहीं हुआ है। आप युद्ध चाहते थे? ट्रंप के दबाव में आकर आप युद्ध चाहते थे? आप युद्ध चाहते थे कि नहीं? फॉरेन पॉलिसीज है आज देश के साथ में पूरे वर्ल्ड। चलिए ठीक है, मेरे पास समय इतना ही सीमित था। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।